चलिए शुरू करते हैं, है ना। हेलो गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ईच एंड एवरीवन। मेरा नाम है देवेंद्र सिंह तोमर और आज हम देखने जा रहे हैं सिलेबस वाइज एमसीक्यूज का। यह सीरीज 2020 सीरीज चल रहा है एचसीसीएल का सिलेबस वाइज एमसीक्यूज का, जिसमें से कि आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डेफिनेशंस का पार्ट 2, जिसमें कि 20 क्वेश्चंस आपके रहते हैं इस 2020 सीरीज में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सागर का ही आइडिया था ना 2020 नाम रखिए। चलो, तो पहला क्वेश्चन, एज पर द प्रोविजंस ऑफ सीएमआर 2017 डैश मीन्स ड्रिल होल्स मोर देन 3 मीटर इन डेप्थ एंड यूज्ड फॉर ब्लास्टिंग इन एन ओपन कास्ट माइनिंग ऑपरेशन। सीएमआर 2017 के नियमों के अनुसार किस चीज का, निम्न में से किस चीज का मतलब यह है कि भाई ड्रिल होल्स ड्रिल किए जा रहे हैं 3 मीटर से ज्यादा गहराई के और उनका ब्लास्टिंग में इस्तेमाल किया जा रहा है ओपन कास्ट माइनिंग ऑपरेशन में। तो डीप होल ड्रिलिंग एंड ब्लास्टिंग कहा जाता है उसको, या डीप होल ब्लास्टिंग, या डीप होल ड्रिलिंग, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। ध्यान से समझिएगा क्योंकि जो वर्डिंग्स है उनको ध्यान दीजिएगा। आपका जो बोलता है ना एज पर द प्रोविजंस ऑफ सीएमआर 2017, ये वर्ड बहुत, ये लाइन इंपॉर्टेंट है और बार बार आप लोग इसी में गलतियां कर रहे हैं। तो इसका आंसर जो है क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ए इज द राइट आंसर, ठीक है। क्योंकि सीएमआर के प्रोविजन के अनुसार आप डीप होल ब्लास्टिंग, बिल्कुल उसको डीप होल ब्लास्टिंग कहते हैं, ठीक है। बट जहां तक सीएमआर के प्रोविजंस की बात होती है तो उसमें क्या कहा गया है, डीप होल ड्रिलिंग एंड ब्लास्टिंग कहा गया है। तो इस बात का ध्यान रखें, ठीक है। अगर जनरली अगर मैं बिना इस लाइन की यूज करता तो आपका यह आंसर ऑल ऑफ दी अबव हो जाता उस केस में, ठीक है। ये वाला आंसर हो जाता। अगर मैं इस लाइन को हटा दूं, इतनी लाइन को अगर मैं हटा दूं तो इसका मतलब फिर क्या हो जाएगा, आंसर ऑल ऑफ दी अबव आंसर हो जाएगा। तो इसका जरूर ध्यान रखिएगा कि आपका किस लाइन का इस्तेमाल किया गया है यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोल तो रहा हूं हटा दूं, नहीं दिया रहे तो ऑल ऑफ दी अबव आंसर हो जाएगा, क्योंकि कुछ भी बोल सकते हो फिर तो डीप होल ड्रिलिंग एंड ब्लास्टिंग भी कहा जाता है, डीप होल ब्लास्टिंग भी कहा जाता है, डीप होल ड्रिलिंग भी कहा जाता है ना। तो ऑल ऑफ दी अबव आंसर हो जाएगा इस केस में। नेक्स्ट है, एज पर द प्रोविजंस ऑफ सीएमआर 2017 अ वर्किंग स्टॉप्ड फॉर एनी रीजन एंड इनएक्सेसिबल इज नोन एज। सीएमआर 2017 के नियमों के अनुसार एक वर्किंग को बंद कर दिया गया है किसी कारण से और वो इनएक्सेसिबल है। इनएक्सेसिबल है मतलब वहां जाना पॉसिबल नहीं है, उसे क्या कहा जाता है, अबैंडन वर्किंग, आपका डिसकंटिन्यूड वर्किंग, डिसयूज्ड वर्किंग, या ऑल ऑफ द अबव कहा जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, डिसकंटिन्यूड वर्किंग कहा जाता है। डिसकंटिन्यूड वर्किंग क्या होता है, मतलब ऐसी वर्किंग्स जिसे आपने क्या कर दिया है, डिसकंटिन्यू कर दिया है। ऐसी वर्किंग जिसे आपने क्या कर दिया, डिसकंटिन्यू कर दिया हो, ठीक है, किसी कारण से, फॉर एनी रीजन, फॉर एनी रीजन, ठीक है, फॉर एनी रीजन। और बेसिकली इसमें खास बात ये होती है कि डिसकंटिन्यूड वर्किंग ये इनएक्सेसिबल होती है। इनएक्सेसिबल का मतलब क्या होता है कि आप वहां जा नहीं सकते हैं, ठीक है। और तीसरा नंबर, एक तो ये हो गया डिसकंटिन्यू फॉर एनी रीजन, दूसरा इनएक्सेसिबल हो गया, और तीसरा जो होता है पॉइंट इसमें कि कैन बी वर्कड अगेन।
कैन बी वर्कड अगेन। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखें। मान लीजिए ओ फाउंडेशन कोर्स में मान लीजिए आपका, मैंने कहा 3 पॉइंट्स दे दिए है ना, यहाँ से आपके 3 पॉइंट्स अगर आपको दे दिए मैंने कि बताइए निम्न में से कौन सा डिसकंटिन्यूड वर्किंग का, ध्यान से सुनिएगा, बहुत से लोग तो बस ऑप्शंस देख के फुर्सत हो जाते हैं, मैं डिटेल में बस इसीलिए जाता हूँ कि मैं क्वेश्चन और भी जो बना सकता हूँ वो मैं बता दूं। यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे क्या क्वेश्चन डाल दूं कि निम्न में से डिसकंटिन्यूड वर्किंग के फीचर्स कौन से नहीं हैं, कौन से नहीं हैं, तो मैं एक ये फीचर डाल दूंगा, एक ये फीचर डाल दूंगा, एक ये फीचर डाल दूंगा, 3 ऑप्शंस में। ठीक है, तो ये तो डिसकंटिन्यूड वर्किंग के फीचर्स हैं, यही इनको तो डिसकंटिन्यूड वर्किंग कहा जाता है। लेकिन अगर मैं इसमें चौथा ऑप्शन क्या डाल दूं, एक्सेसिबल लिख दूं कि भाई एक्सेसिबल है, या आपका टेम्पररीली स्टॉप्ड है, अगर मुझे एज पर द प्रोविजंस ऑफ सीएमआर बोल दूं तो टेम्पररीली स्टॉप्ड वर्ड का मैं यूज कर सकता हूं, क्योंकि टेम्पररीली स्टॉप्ड, ध्यान से सुनिएगा, टेम्पररीली स्टॉप्ड मतलब कि आपका कुछ समय के लिए, है ना, परमानेंटली नहीं बंद किया है, कुछ समय के लिए, कुछ समय के लिए अगर मैं बंद कर दूं तो उस केस में आपका क्या होता है, तो टेम्पररीली स्टॉप्ड वर्ड का ये जो शब्द है ये किस में यूज हुआ है, ये यूज हुआ है डिसयूज्ड वर्किंग में। ठीक है, तो इस केस में क्या हो जाता है, आपका आंसर जो है तो टेम्पररीली स्टॉप्ड हो जाएगा। वेरी गुड क्वेश्चन कि आखिर रेंडर्ड इनएक्सेसिबल का मतलब क्या होता है। एक सेकंड, हेलो हेलो, मैं कल अपडेट किया था ना वो सर्वे वाले में। ठीक है, हेलो, ये तो आपने जो पूछा अभी कि रेंडर्ड इनएक्सेसिबल क्या होता है, रेंडर्ड इनएक्सेसिबल का मतलब होता है, रेंडर्ड का मतलब क्या होता है, कॉज्ड, कॉज्ड कॉज टू बिकम, कॉज टू बिकम। ठीक है, ये होता है रेंडर का मतलब। तो मतलब कि हम क्या कर रहे हैं, हम जानबूझ के उसको इनएक्सेसिबल बना रहे हैं, या तो वो इनएक्सेसिबल है या तो हम इनएक्सेसिबल बनाएंगे। ठीक है, या तो इनएक्सेसिबल है या कि फिर हम इनएक्सेसिबल बनाएंगे। ठीक है, दो केसेस आ जाते हैं इसमें, तो इसका ध्यान रखिएगा। ठीक, क्लियर है ये चीजें, आगे बढ़े, है ना। तो ये ध्यान रखना कि आपका यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो ये आपका जो है तो बन सकता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, एज पर द प्रोविजंस ऑफ सीएमआर 2017 a working is stopped temporarily is known as डैश। एक वर्किंग को अगर आप टेम्पररीली बंद कर दो तो उसे क्या कहा जाता है,
abandoned working, discontinued working, disused working, all of the above. तो आपका इसको क्या कहा जाता है, डिसयूज्ड वर्किंग कहा जाता है. ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर. वेरी गुड एवरीवन, बहुत बढ़िया. नेक्स्ट क्वेश्चन. टाइम पीरियड ऑफ 12 मंथ्स फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल टू लास्ट डे ऑफ मार्च ऑफ द सक्सेसिव ईयर इज नोन एज. 12 महीने का जो समय है 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक का, ठीक है, क्या कहा जाता है, फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल मंथ्स, फाइनेंशियल ईयर ऑफ प्रीसीडिंग ईयर, ऑल ऑफ द अबव. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फाइनेंशियल ईयर. अब देखिए, अब आप यहाँ पे एक ऑब्जेक्शन उठा सकते हो कि सर आपने एज पर सीएमआर 2017 नहीं दिया है. तो देखो यार बाबू, थोड़ा क्वेश्चन को ध्यान से ये समझिए कि ये डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, ठीक है. इन कुछ क्वेश्चंस में ऐसा होता है कि यार वो है तो है, मतलब आपको वो थोड़ा समझना पड़ेगा कि यार वो है तो है ना. क्वेश्चन में ये आंसर ये भी हो सकता है फाइनेंशियल ईयर ऑफ प्रीसीडिंग ईयर, पिछले साल का फाइनेंशियल ईयर. लेकिन जहां तक हमने सीएमआर पढ़ा है तो उसमें फाइनेंशियल ईयर ही बोला जाएगा, ठीक है. तो ये ध्यान में रखिएगा कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. अ लोकल बॉडी who provides services or operations in a mine on contract basis is known as. अब एक लोकल बॉडी जो कि सर्विसेज प्रोवाइड कराती है, ऑपरेशंस प्रोवाइड कराती है माइंस में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, उसको क्या कहा जाता है, उस लोकल बॉडी को, कॉन्ट्रैक्टर, ओनर, एजेंट, मैनेजर. तो उस लोकल बॉडी को क्या कहा जाता है, कॉन्ट्रैक्टर कहा जाता है. ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर. वेरी गुड एवरीवन. अब देखिए यहाँ पे क्या है, लोकल बॉडी बोल देगा. अब ये जो वर्ड है ना लोकल बॉडी, इसकी जगह पर मैं क्या क्या शब्दों का यूज कर सकता हूं, ये ध्यान रखिएगा. क्या क्या यूज कर सकता हूं, जितना आपका सीएमआर में दिया उतना पूरा यूज कर लूंगा मैं एक करके. इंडिविजुअल लिख दूं, इंडिविजुअल, कोई एक पर्टिकुलर बंदा आके बोल दिया भाई मुझे माइंस में को ठेका चाहिए तो मैं ठेकेदारी पे रख दूंगा उसको, ठीक है. अगला क्या बोल सकते हैं, एसोसिएशन हो सकता है, एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स. क्वेश्चंस को बड़ा बना सकते हैं अपन इसी तरीके से, एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स. कंपनी हो गया कोई, ठीक है, कोई कंपनी हो गई, कोई फर्म हो गई, या फिर कोई आपका लोकल अथॉरिटी हो गई. लोकल अथॉरिटी में गेम खेल सकता हूं क्या, ये गेम हो सकता है लोकल अथॉरिटी में कि मैं लोकल अथॉरिटी लिखने की बजाय मैं ये शब्द का इस्तेमाल कर सकता हूं कि अ ग्रुप ऑफ पर्संस, अ ग्रुप ऑफ पर्सन इंडिविजुअल्स, या पर्संस बोल दूं, इंडिविजुअल्स वेरीफाइड बाय डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, फॉर प्रोवाइडिंग सर्विसेज और ऑपरेशंस इन अ माइन ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस. बाकी सेम है, फॉर प्रोवाइडिंग सर्विसेज और ऑपरेशंस इन अ माइन ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस इज नोन एज. आई बात समझ में, ये क्लियर है. एक और क्वेश्चन आपका यहां से बन गया. क्लियर है ये बात कि आपका लोकल अथॉरिटी में ना, अब लोकल अथॉरिटी मतलब किसी ने ऑथराइज किया है. अब मान लीजिए जस्ट सपोज मैंने ये शब्द यूज कर दिया कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने ऑथराइजेशन दिया है उसको यह काम करने के लिए, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने ऑथराइजेशन दे दिया, तो उस केस में आपका आंसर कॉन्ट्रैक्टर ही होगा, ठीक है. तो ये ध्यान में रखना. कितनी अच्छी चीजें अपन देखते हैं यार. An individual who designs a coal mining system and method of coal mining for use in coal mines is known as.
एक पर्टिकुलर कोई इंडिविजुअल है जो कि क्या करता है, कोल माइनिंग का सिस्टम डिजाइन करता है, कोल माइनिंग मेथड आपका बताता है, डिजाइन करता है ताकि कोल माइंस में यूज किया जा सके, उसे क्या कहा जाता है? सागर, गलत जवाब। कॉन्ट्रैक्टर, डिजाइनर, ओनर, एजेंट। तो ये हो गया आपका डिजाइनर इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिए। अब इसमें आपका क्या क्या, कौन कौन डिजाइन कर सकता है? सेम वही चीजें हैं, इंडिविजुअल, इंडिविजुअल, एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स, कंपनी और इंस्टीट्यूशन। कोई इंस्टीट्यूशन, इसमें ना एक चीज एक्स्ट्रा ऐड हो जाती है, इंस्टीट्यूशन। ठीक है, फर्म और लोकल अथॉरिटी वर्ड नहीं यूज किया है, कोई भी इंस्टीट्यूशन को बोल सकते हो। जैसे आपका कॉलेज हो गया, कॉलेज को बोल दिया कि प्रोफेसर्स को बोल दिया कि सर आप हमारे माइंड्स के लिए एक बढ़िया सा क्या बना दीजिए, डिजाइन बना दीजिए, किस प्रकार का मेथड ऑफ वर्क होना चाहिए। तो वो लोग जाके स्टडी, केस स्टडी करके वगैरह बना सकते हैं, है ना। तो ये चीजें जो है तो इंस्टीट्यूशंस के द्वारा किया जा सकता है। ध्यान रखिएगा, फर्म एंड लोकल अथॉरिटी इसमें इंक्लूडेड नहीं है, ये दो शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया गया है। ठीक है, दो शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया गया, इसका किया गया एक्स्ट्रा में, तो ये ध्यान में रखना। अब कहां कहां कर सकता है, किस किस चीज का डिजाइन करता है? दो चीजें तो मैंने दे दी, कोल माइनिंग एंड मेथड ऑफ कोल माइनिंग, कोल माइनिंग सिस्टम एंड मेथड ऑफ कोल माइनिंग, ये कर सकता है डिजाइन। उसके बाद और क्या डिजाइन करेगा? मशीनरी, मशीनरी। और क्या डिजाइन करता है? प्लांट वर्ड यूज कर लू मैं, मतलब कि ये जो कोल माइनिंग एंड मेथड ऑफ कोल माइनिंग की जगह मैं क्या दे दूं, मशीनरी लिख दूं, प्लांट लिख दूं, या लिख दूं मैं क्या, इक्विपमेंट, इक्विपमेंट, या लिख दूं मैं अप्लायंस, अप्लायंस, या सब्सटेंस। लेकिन ये सब कहां यूज होंगे, कहां यूज होने हैं? कोल माइंस में, इन कोल माइंस। अब इसमें एक क्वेश्चन और बन जाएगा, एक क्वेश्चन और बनता है क्या, कि मैं बोल दूंगा कि भाई निम्न में से कौन सी चीज एज पर द प्रोविजंस ऑफ सीएमआर, सीएमआर के नियमों के अनुसार निम्न में से कौन सी चीज डिजाइनर के द्वारा डिजाइन नहीं किया जाएगा? सीएमआर के नियमों के अनुसार which among the following, which among the following will not be designed by, not be designed by डिजाइनर? निम्न में से कौन सी चीज डिजाइनर के द्वारा डिजाइन नहीं किया जाएगा? तो अब इसमें डिजाइनर के द्वारा क्या डिजाइन नहीं किया जाएगा, मैं दे दूंगा ऑप्शन क्या क्या, मान लीजिए मशीनरी टू बी यूज्ड इन कोल माइंस, प्लांट विच हैज टू रिमूव द ओवरबर्डन ऑफ अ कोल माइन, इक्विपमेंट विच हैज टू लोड द, या फिर मैं लिख दूं शावल, ठीक है, या कुछ भी लिख दूं, इक्विपमेंट्स या फिर अप्लायंसेस विच हैज टू बी यूज्ड इन ब्लास्टिंग फॉर द, या इक्विपमेंट्स विच हैज टू बी यूज्ड इन ब्लास्टिंग द कोल बेंच, ठीक है, या कोल पिलर्स, या फिर आपका सपोर्ट सिस्टम, कुछ भी लिख दूं। और एक चौथा ऑप्शन ऐसा दे दूं कि जो कि आपका इनमें से अलग हो, इन सभी से अलग हो, या फिर मैंने कोल माइंस की जगह मेटल माइंस कर दिया, तो वहां पे सीएमआर के प्रोविजंस के बाहर चला जाएगा ये। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। ठीक, क्लियर है यहां तक? ये वाला क्वेश्चन क्लियर है सभी को, कैसे अटेंड करना है? आगे बढ़े, चलो, चला चलिए, ओनली कोल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। A below ground working in which fire lies within mine precincts is known as,
माइन प्रिसिंक्स के अंदर अगर बिलो ग्राउंड वर्किंग में आग लगी है तो उसे क्या कहा जाएगा? माइन प्रिसिंक्स के अंदर बिलो ग्राउंड वर्किंग में अगर आग लगी है तो उसे क्या कहा जाएगा? उसे कहा जाएगा फियरी सीम या सब्सिडेंस या फ्लेम सीम या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो फियरी सीम कहा जाता है। अब इसमें देखिए, अरे बाउंड्री यार, मतलब कैंपस, कैंपस जानते हो? कैंपस विद इन माइन बाउंड्री, कैंपस सुने हो कभी, जहां पे सब लोग एक जैसे रहते हैं, ठीक है, सब लोग रहते हैं ना, मतलब कि जैसे प्रोवाइड करा के रखते हैं रूम्स वगैरह, रूम्स वगैरह अलॉट हो किए जाते हैं और चारों तरफ से एक बाउंड्री खड़ी कर दी जाती ताकि कोई जो जॉब कर रहे हैं उनके अलावा कोई वहां पे ना आए, ठीक है। जैसे आपका स्कूल हो गया, स्कूल का एक पर्टिकुलरली बाउंड्री खड़ी करके आपने एक ठीक है, बाउंड्री खड़ी करके आप एक अपना एक कैंपस बना देते हो, प्रांगण, ठीक है, जिसे प्रांगण कहते हैं हिंदी में, उसी को बोलते हैं प्रिसिंक्स विद इन द बाउंड्री, कह सकते हो आप माइन बाउंड्री के अंदर। अब देखिए, अब इसमें कितने क्वेश्चंस बनेंगे। हाँ वही प्रीमिसेस, प्रांगण। अब देखिए, अब यहां पे क्या क्या शब्दों का खेल हो सकता है। अब आपका यहां पे बिलो ग्राउंड वर्किंग इन विच फायर लाइज, ठीक है। अब यहां पे बिलो ग्राउंड वर्किंग की जगह पर मैं क्या कर सकता हूं, वर्ड यूज कर सकता हूं सीम, अ सीम इन विच फायर लाइज विद इन प्रिसिंक्ट, माइन प्रिसिंक्ट इज नोन एज, ठीक है। दूसरा शब्द क्या यूज कर सकता हूं यहां पे कि इन ओपन कास्ट वर्किंग, इन ओपन कास्ट वर्ड यूज कर लू, इन ओपन कास्ट वर्किंग या ओपन कास्ट वर्किंग, ठीक है, ओपन कास्ट वर्किंग, ये शब्द यूज कर लू। तीसरा क्या यूज कर लूंगा, स्पॉन्टेनियस हीटिंग, इफ स्पॉन्टेनियस टेनियस हीटिंग अकर्स बिलो ग्राउंड, बिलो ग्राउंड, अगर स्पॉन्टेनियस हीटिंग बिलो ग्राउंड है। अब यहाँ पे देखो एक छोटी सी चीज है जो मैंने अपने मॉक टेस्ट में भी डाला था, ये वाला क्वेश्चन, कि जस्ट सपोज अगर मैंने एक क्वेश्चन दे दिया एज पर द प्रोविजंस ऑफ सीएमआर 2017, ध्यान रखना पहला वर्ड है एज पर द प्रोविजंस ऑफ सीएमआर 2017, फिर उसके बाद लिख दिया विच ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मीन, डज नॉट मीन, डज नॉट मीन फियरी सीम, निम्न में से फियरी सीम किसे नहीं कहेंगे, कि फियरी सीम किसका मतलब नहीं होता है, निम्न में से किस चीज का मतलब फियरी सीम नहीं है। अब मैं बोल दूं कि भाई सीम हैज फायर, कोल सीम, कोल सीम, कोल सीम हैज फायर। नंबर टू ऑप्शन रख दूं, ऑप्शन नंबर वन हो गया, ऑप्शन नंबर टू क्या रख दिया मैंने, कोल सीम में, कोल सीम में आग लगी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर टू रख दूंगा कि फायर इन ओपन कास्ट, ओपन कास्ट वर्किंग कोल बेंच, कोल बेंच, ठीक है। नंबर थ्री हो गया
आपका स्पॉन्टेनियस हीटिंग बिलो ग्राउंड, स्पॉन्टेनियस हीटिंग बिलो ग्राउंड, ठीक है। एंड नंबर 4 हो गया स्पॉन्टेनियस इन स्टॉक यार्ड, हीटिंग इन स्टॉक यार्ड, स्टॉक यार्ड, क्लियर है। अब बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। थियरी सिम में नहीं इंक्लूडेड है, थियरी सिम बोलेंगे ही नहीं, समझ गए ना। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाता है, नंबर 4 वाला आपका करेक्ट हो जाता है। तो ये बात ध्यान में रखना है, ठीक है, कि स्टॉक यार्ड में या जो कोयला आपने स्टॉक करके रखा हुआ है सरफेस पर, ठीक है, उसमें अगर आग लगती है तो उसमें उसको जो है तो हम फियरी सीम में इंक्लूड नहीं करेंगे। फियरी सीम मतलब कि जो कोयला आपने एक्सकवेट नहीं किया उसमें आग लगी है तो आपको बिल्कुल बोलोगे क्या हाथी पाथी करते रहते हो जी तुम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, डैश मीन्स a form specified by an order or instruction by the chief inspector under the CMR 2017। नहीं, उसे नहीं इंक्लूड करेंगे। माइन बाउंड्री भी वर्ड यूज कर लेगा तब भी इंक्लूड नहीं करेंगे। सीम और स्टॉक में मतलब डिफरेंस समझ रहे हो। अब यहां पर आपका अगर कोई फॉर्म चीफ इंस्पेक्टर के द्वारा ऑर्डर या फिर जनरल इंस्ट्रक्शंस के द्वारा दिया जा रहा है, स्पेसिफाई किया जा रहा है सीएमआर 2017 के रेगुलेशंस के अंडर में, तो उसे क्या कहा जाएगा। जनरल ऑर्डर, स्पेशल ऑर्डर, फॉर्म, ऑल ऑफ दी अबव। वेरी गुड अजय, बहुत सही। तो आपका जवाब जो है गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a person appointed to superintend the raising and lowering of persons at inset in is known as। इनसेट पे जिस व्यक्ति को अपॉइंट किया जा रहा है ताकि व्यक्तियों को रेज और लोअर किया जा सके तो उसे क्या कहा जाएगा। बैंक्समैन, इनसेटर, ऑनसेटर, ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑनसेटर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, a person appointed to superintend the raising and lowering of materials at shaft bottom is known as। अब किसी व्यक्ति को मटेरियल को रेज और लोवर करने के लिए शाफ्ट बॉटम में अपॉइंट किया गया है, उसको क्या कहा जाएगा। बैंक्समैन, इनसेटर, ऑनसेटर, ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, जान रहा था बी ही दोगे, सी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। शाफ्ट बॉटम और इनसेट वर्ड यूज किया है, ठीक है, इसके डेफिनेशन में, तो याद रखिएगा ऑनसेटर की डेफिनेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, in board and pillar working where pillar has been extracted from the working is known as। बोर्ड एंड पिलर वर्किंग में जहां से पिलर आप एक्सट्रैक्ट कर लेते हो उसको क्या कहा जाता है। डिस्यूज्ड वर्किंग, अबैंडन वर्किंग, गोफ, जनरल बॉडी ऑफ एयर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, गोफ कहा जाता है उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, एज पर द प्रोविजंस ऑफ सीएमआर 2017
गोफ इज नॉट अ प्लेस फ्रॉम वेयर डैश coal pillars are extracted, part of coal pillars are extracted, coal has been extracted from longwall workings, support has been withdrawn. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। देखा यहां से बन गया ना अच्छा अच्छा सा क्वेश्चन। भाई गोफ क्या है, गोफ क्या है? एक क्वेश्चन ये दिया था किसी ने, ऐसा तो नहीं था सेम टू सेम, कुछ था। गोफ किसे बोलते हैं? बिलो ग्राउंड वर्किंग, बिलो ग्राउंड वर्किंग फ्रॉम वेयर पिलर एक्सट्रैक्टेड, ठीक है, जहां से पिलर एक्सट्रैक्टेड या फिर पिलर का कोई एक पार्ट आप एक्सट्रैक्ट कर ले रहे हो, ठीक है। लॉन्ग वॉल केस में, लॉन्ग वॉल का अलग से बोला है, लॉन्ग वॉल के केस में, लॉन्ग वॉल वर्किंग के केस में कोल हैज बीन एक्सट्रैक्टेड, जी ठीक है, कोल हैज बीन एक्सट्रैक्टेड, ठीक है। और उसके बाद बोलता है लास्ट पॉइंट, नॉट अ वर्किंग प्लेस। ठीक है, 3 पॉइंट्स दे दिया, चौथा पॉइंट मैं कुछ और दे दूं तो, ठीक है, जैसे अभी यहां दे दिया ना चौथा पॉइंट कि गोफ किसे नहीं कहा जाएगा, गोफ किसे नहीं कहा जाएगा। अगर ये क्वेश्चन जैसे अभी पूछा तो इसका आंसर चौथा पॉइंट हो जाएगा जो भी होगा, ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, हु अपॉइंट्स द ओवरमैन इन राइटिंग? राइटिंग में ओवरमैन को कौन अपॉइंट करता है? राइटिंग में ओवरमैन को कौन अपॉइंट करता है? मैनेजर, ओनर, एजेंट, मैनेजर, ऑल ऑफ द अबव। हलवा क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन, नियमों को ध्यान में रखें यार। यहां पर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, मैनेजर के द्वारा, ठीक है। ओवरमैन की डेफिनेशन पढ़ें, उसमें दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन सुपीरियर टू माइनिंग सरदार इज नोन एज? ऐसा व्यक्ति जो कि माइनिंग सरदार का सुपीरियर है, ठीक है, माइनिंग सरदार से सुपीरियर है मतलब माइनिंग सरदार से ऊपर वाली पोस्ट पे, उसे क्या कहा जाएगा? शॉर्ट फायरर, ऑफिशियल, कॉम्पिटेंट पर्सन, ओवरमैन। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिए, पर्टिकुलरली आपका ओवरमैन जो है तो सुपीरियर होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आपका रेगुलेशन नंबर जो 35 की बात कर रहे हैं आप, उसमें क्या दिया हुआ है? ऑफिशियल्स, ऑफिशियल्स एंड कॉम्पिटेंट पर्सन। अगर मैं इस शब्द का इस्तेमाल करता तो आप उस केस में ऑल ऑफ द अबव पे टिक करते, ओनर, एजेंट, मैनेजर, ठीक है। अगर मैंने इस शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है, पर्टिकुलरली सिर्फ ओवरमैन वर्ड का यूज किया है, तो उस केस में आपका जो है तो मैनेजर ही आंसर होगा, ठीक है।
या फिर अगर मैंने वहां पे शब्द और थोड़ा अगर इलेबोरेट करके कि आपको कंफ्यूजन ना हो, अगर मुझे कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना होगा तो मैं बोल दूंगा एज पर द डेफिनेशंस ऑफ सीएमआर 2017, एज पर डेफिनेशंस ऑफ ओवरमैन इन सीएमआर 2017, who appoints the overman who appoints the overman in writing, ऐसे भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो इसमें आपको क्लैरिटी ज्यादा मिल जाएगी, लेकिन अगर क्लैरिटी दे दिया तो फिर क्वेश्चन किस काम का। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग मशीन इज नॉट इंक्लूडेड इन द HEMM। निम्न में से कौन सी मशीन HEMM में इंक्लूडेड नहीं है? रिपर, डोजर, ग्रेडर, हैंड हेल्ड ड्रिल। बिल्कुल सही जवाब, हैंड हेल्ड ड्रिल इंक्लूडेड नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन HEMM। फिर से वही क्वेश्चन, shovel for digging the blasted material, drill machine drilling hole of diameter less than 50 mm, excavator for excavating the rocks, haul packs for transporting the minerals। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्या बोलता है आपका HEMM की डेफिनेशन में? HEMM की डेफिनेशन में क्या बोलता है कि आप सबको इंक्लूड कर लो, क्या क्या, जैसे कि ड्रेजिंग हो गया, हाइड्रोलिकिंग हो गया, रिपिंग हो गया, डोजिंग हो गया, ग्रेडिंग हो गया, एक्सकवेटिंग हो गया, लोडिंग हो गया, ट्रांसपोर्टिंग हो गया। किसका? ये सब के सब क्या करेंगे, ये किसके साथ कर रहे हैं? ठीक है, किसके साथ कर रहे हैं? एक तो मिनरल के साथ, दूसरा ओवरबर्डन के साथ। तो ये ध्यान में रखना। ठीक है, कौन चीजें इंक्लूडेड नहीं होंगी? ये सब तो इंक्लूडेड होंगी। कौन चीज इंक्लूड नहीं होगी? तो इसका हो जाता है क्या? एक तो हैंड हेल्ड ड्रिल, हैंड हेल्ड ड्रिल। अगर नॉर्मली ड्रिल मशीन लिख दिया तो फिर वो है, इंक्लूडेड है। ठीक है, सिर्फ अगर ड्रिल मशीन लिख दिया तो वो इंक्लूडेड है। एंड ऐसा ड्रिल मशीन जिसका डाया, होल का डाया 50 mm से कम होता है, ठीक है, उसको HEMM में इंक्लूड नहीं करते हैं। तो ये ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, एज पर द प्रोविजंस ऑफ CMR 2017 इंक्लाइंड पैसेज बिलो ग्राउंड इज नोन एज। ओ माय गॉड, CMR 2017 के अनुसार, नियमों के अनुसार अगर आप कोई इंक्लाइंड पैसेज बनाते हैं बिलो ग्राउंड तो उसको क्या कहा जाएगा? शाफ्ट, ड्रिफ्ट, एडिट, इंक्लाइन। डेफिनेशन देखिए थोड़ा, क्या बोलता है? इंक्लाइन मीन्स, इंक्लाइन मीन्स, सीधे सीधे बोला है आपका CMR में कि इंक्लाइन का मतलब होता है एन इंक्लाइंड पैसेज। एन दो चीजें होती हैं, या तो इंक्लाइंड पैसेज होगा, इंक्लाइंड पैसेज होगा, या कि फिर रोड होगी। ठीक है, इंक्लाइंड पैसेज और रोड। अब वो कहां कहां हो सकती है? ये दोनों चीजें कहां कहां हो सकती हैं? या तो आपका सरफेस पे हो सकता है, या तो आपका बिलो ग्राउंड हो सकता है। इतना ही बोला है ना, इसके अलावा तो नहीं बोला।
तो जो भी इंक्लाइंड पैसेज है या रोड है जो सरफेस पे हो चाहे बिलो ग्राउंड हो, हमें बोल दिया भाई इंक्लाइंड पैसेज, तो फिर या रोड बोल दिया, ठीक है। अब कंफ्यूजन यहां एक चीज इसकी हो सकती है कि डैश मीन्स बोल दे, डैश मीन्स एंड अ रोड ऑन सरफेस, रोड ऑन सरफेस, तब क्या करोगे, तब क्या करोगे? क्या आंसर दोगे? और वहां पे आंसर दे दूं हॉल रोड, एक ऑप्शन दे दूं हॉल रोड, तब क्या करिएगा? तब तो धर्म संकट आ गया, ठीक है। हॉल रोड हो गया, हॉल रोड वर्ड यूज कर दिया तो तब तो धर्म संकट आ गया कि अरे यार आप क्या करें, हॉल रोड की इंक्लाइन, ठीक है। अब हॉल रोड की डेफिनेशन देखते हैं, फिर दोनों में डिफरेंस अब पता करते हैं अपन, है ना, ठीक है। चलो हॉल रोड में क्या बोलता है, हॉल रोड, हॉल रोड में भी सेम चीज बोली है, या तो पैसेज होगा, बस इंक्लाइन की जगह सिर्फ पैसेज लिखा है, या फिर रोड बोलना है, रोड, या फिर कोई रोड जिसे मेंटेन किया जा रहा है, जिसे मेंटेन किया जा रहा है, ठीक है। जिसे क्या किया जा रहा है, मेंटेन किया जा रहा है, ये यूज किया जा रहा है, कहां पर, मेंटेन्ड और यूज्ड, कहां पर, ओपन कास्ट में, ओपन कास्ट में, ठीक है। किस लिए, किस लिए, मशीन चलाने के लिए, मशीनरी चलाने के लिए, कहा, ओपन कास्ट में भी कहा, विद इन, विद इन माइन बाउंड्री। अब इसमें देखिए डिफरेंस क्या है, बताइए कहां पे हम अंतर समझ सकते हैं। कहां पे हम डिफरेंस कर दें? चलो बिलो ग्राउंड ठीक है, एक तो डिफरेंस ये हो सकता है, मान लीजिए उसको थोड़ा कंफ्यूज करना है, नहीं दिया ओपन कास्ट और बिलो ग्राउंड, तब क्या करोगे? बिलो ग्राउंड और ओपन कास्ट नहीं दिया, मुझे नहीं करना, ठीक है, तब मैं क्या करूंगा? तो देखिए उस केस में मैं मशीनरी वर्ड का यूज तो करूंगा ही करूंगा, ठीक है। मशीनरी वर्ड का यूज मेरा मजबूरी है करना, नहीं तो क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा, ठीक। तो या तो मैं दो ही चीजों में आपका कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता हूं, या तो ओपन कास्ट और बिलो ग्राउंड कर दूं तो वो सीधा सीधा हो जाएगा, ठीक है, या तो मशीनरी, दो ही जगह पे आपको कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, उसके अलावा मान के चलिए कुछ नहीं होगा। तो मशीनरी वर्ड अगर यूज कर लिया, ठीक है, हाँ वो फिर ठीक है, इन कनेक्शन विद ओपन कास्ट या फिर माइन वर्किंग कुछ भी होगा। बट अगर मशीनरी के लिए उसने यूज कर दिया, मशीनरी चलाने के लिए अगर मैं बनाया हूं, ठीक है, तो उस केस में समझ जाना ऑल रोड की बात कर रहा है बाबू, ठीक है। कुछ ना कुछ तो ऐसा हिंट देगा सामने वाला कि जहां से आपको जो है तो क्लैरिटी आ जाए, हल्की सी, हल्की सी ही आएगी लेकिन आ जाएगी, ठीक है। तो डिफरेंस याद रखना, इसमें ओपन कास्ट रहता है, तो सिंपल सी भाषा में हम सिर्फ इतना समझ लें कि अगर एमसीक्यू में मुझे याद रखना हॉल रोड टिक करना है तो मुझे ओपन कास्ट एंड मशीनरी, ये दो चीजें याद रखनी है, ठीक है, दो चीजें बस याद रखनी है। तीसरा पॉइंट हो सकता है विद इन माइंड बाउंड्री वाला, हो भी या ना भी हो, बट याद रखो कि इंक्लाइन में विद इन माइंड बाउंड्री वर्ड का यूज नहीं किया है और इसमें किया है, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना।
3 चीजें हो गए, ठीक। अब 33 33 33, 1% फिर भी बच रहा है बाबू निपटने का। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। एन इंक्लाइंड पैसेज ऑन सरफेस इज नोन एज, सरफेस पे अगर कोई इंक्लाइंड पैसेज है तो उसे क्या कहा जाएगा? शाफ्ट, ड्रिफ्ट, एडिट, इंक्लाइन, क्या कहोगे? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। देखा, वेरी गुड, कॉन्सेप्ट पकड़ लिए। क्वेश्चन नंबर 19। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मीन अ मशीनरी? ओ, मशीनरी किसे नहीं कहेंगे? मशीनरी किसे नहीं कहेंगे? लोकोमोटिव, लाइट मोटर व्हीकल्स, ड्रिल मशीन, पावर स्टोरिंग ऑपरेटर्स। अब यहां पे देखिए, मशीनरी, मशीनरी का मतलब अलग ही लेवल का है। समझ लो। अब इसमें देखो, पहले देख लो क्या है। कोई भी लोकोमोटिव, कोई भी लोकोमोटिव मशीनरी है, ठीक है। लोकोमोटिव या फिर कोई भी स्टेशनरी, स्टेशनरी मतलब रुका हुआ स्टेशनरी, या फिर पोर्टेबल इंजन, पोर्टेबल इंजन, कोई ऐसा इंजन है जिसे एक जगह से दूसरी जगह आप ले जा रहे हो, एयर कंप्रेसर, बॉयलर, स्टीम ऑपरेटर्स, ठीक है। तो लोकोमोटिव फंस गया इसमें से, ठीक। चलो अगले पॉइंट पे आते हैं। तो ये पॉइंट नंबर 1 था। पॉइंट नंबर 2 में क्या बोल रहा है, किसे मशीनरी कहेंगे? कोई भी ऐसा इक्विपमेंट जिसका इस्तेमाल कटिंग, कटिंग, लोडिंग, ट्रांसपोर्टिंग एंड ड्रिलिंग, एंड ड्रिलिंग ऑफ मटीरियल, ल्या मटीरियल, ये हो गया। मटीरियल के लिए ही बात किया यहां पे भी। तीसरे पॉइंट में बोलता है कि कोई भी अपरेटस, अप्लायंस या कॉम्बिनेशन किसी भी दो तीन चीजों अप्लायंसेस का, जिनका काम क्या है डेवलप करना, स्टोर करना, ट्रांसमिट करना, जैसे ट्रांसफार्मर हो गया, ट्रांसफार्मर, ठीक है, ये भी एक प्रकार का क्या है, मशीनरी है। इसको भी मैं मशीनरी बोलूंगा, ट्रांसफार्मर को भी, ठीक है। जो कि ट्रांसफार्मर का काम क्या है, ट्रांसमिट करने का काम है, ठीक है, या यूटिलाइज करने का काम, या कन्वर्ट करने का काम है। ट्रांसफार्मर क्या करता है, कन्वर्ट करता है, किसको, हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज, लो वोल्टेज टू हाई वोल्टेज, ये ट्रांसफार्मर का काम होता है, ठीक है। या फिर बैटरी कोई हो गया, इन्वर्टर वगैरह हो गया, जो कि एनर्जी को स्टोर करके रख रहा है, पावर को स्टोर करके रख रहा है, या पावर को डेवलप करने के लिए कोई चीज बना रहे हो, पावर हाउस स्टेशन, सब स्टेशन, ये सब चीजें, ये सब मशीनरी में आ जाता है, ठीक है। तो पावर स्टोरिंग ऑपरेटर्स, ड्रिल मशीन भी आपका उसी में आ गया, ठीक है, ड्रिलिंग, जो कि मैंने बताया था यहाँ पे, कटिंग, लोडिंग, ट्रांसलोडिंग, बिल्कुल सही संतोष। लेकिन लाइट मोटर व्हीकल्स के बारे में कहीं पे भी बात नहीं कही गई, ठीक है। अब आप एक कंफ्यूजन मेरे को ये क्रिएट करके दे सकते हो कि सर लास्ट में एक लाइन लिखी तो है, यूज्ड और इंटेंडेड, यूज्ड और इंटेंडेड फॉर यूज, फॉर यूज इन कनेक्शन विद माइनिंग ऑपरेशन, ये लाइन दी है। बोलोगे कि अरे माइन ऑपरेशन से कनेक्टेड है, तो एलएमवी तो कनेक्टेड है ना माइन ऑपरेशन से, हम देखने जा रहे हैं, लाइट मोटर व्हीकल्स लेके जा रहे हैं, बढ़िया देखने, इंस्पेक्शन करने जा रहे हैं ना, तो कंफ्यूजन क्रिएट कर सकते हो, लेकिन नहीं करना। क्यों? क्योंकि यहां पे देखो, पहली चीज तो आप कोई भी
ऑपरेशन करने नहीं जा रहे हो, आप जा रहे हो इंस्पेक्शन करने, ठीक है। लेकिन अगर मैं अब लाइट मोटर व्हीकल्स का इस्तेमाल अगर कर रहे हो तो आप इंस्पेक्शन करने ही जाओगे, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, ये जितनी भी लाइन पॉइंट्स मैंने अभी गिनाए, लगभग कितने 4 पॉइंट्स हैं, ठीक है, चारों पॉइंट्स के लिए ये लाइन लिखी है। ये लाइन जो है चारों पॉइंट्स के लिए लिखी गई है, ठीक है, चारों पॉइंट्स के लिए लाइन लिखी गई है। किसी अदर के लिए नहीं लिखी गई कि इनके अलावा जो भी आप यूज कर लो, ऐसा नहीं बोला है बाबू, ऐसा बोला ही नहीं है। इसके अलावा जो भी आप यूज कर लो माइनिंग ऑपरेशन में, ठीक है। तो समझ जाइए। 20 नंबर, फाइनल क्वेश्चन। A landing platform in shaft with excavation between top and bottom of shaft is known as। एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म बनाया है शाफ्ट में, शाफ्ट में मैंने एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म बनाया और उसमें एक्सकवेट कर दिया, मतलब कि अच्छा इसका आंसर एलएमवी ही होगा यार, कब से तो उसी पे फोकस बना के रखा है। बी इज द राइट आंसर। हाँ तो क्या बोल रहा था, शाफ्ट में एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म बनाया और मैंने वहां से खुदाई चालू कर दी है, कुछ इस प्रकार का कार्य किया मैंने। अरे यार धागा खोल दिए आज तुम्हारा दिमाग का जी। अरे जब इतनी मेहनत कर रहे हैं तो फिर ढंगी से पढ़ लें क्यों। साला पूछ भाई, तू कहां से पूछेगा, आ लेंगे ना यार, ठीक है। तो ये एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म मैंने बनाया और यहां से एक्सकवेशन स्टार्ट कर दिया, शाफ्ट के टॉप और बॉटम के बीच में ये लैंडिंग प्लेटफॉर्म, इसको क्या कहते हैं। इनसेट, शाफ्ट टॉप, शाफ्ट बॉटम, इंक्लाइन। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर है। अब देखता हूं शेड्यूल क्या है। 12 बजे से लें। अबे भाई गर्मी है। चलो ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अधिक जानकारी के लिए 10 बजे, चलो ठीक है 10 बजे मिलते हैं। हाँ सही भी है यार, डेली टाइमिंग सेट रहे वो ज्यादा बेटर है। छोटा नौकर। चल कोई नहीं।